हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में अपन बायो सवार्ट का लॉ पढ़ रहे थे और बायो सवार्ट के नियम के एप्लीकेशन अपन ने एक एप्लीकेशन तो सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र वाला पढ़ लिया था और कुंडली वाला पढ़ लिया था। तो कुंडली के केंद्र पर अपन ने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया था। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की। तो कोई भी हमारे पास में एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, बायो सवार्ट के नियम को अप्लाई करते हुए हम ये वैल्यू निकालेंगे। तो सपोज ये हमारे पास में एक कुंडली है, ठीक है, ये इसका केंद्र मान लेते हैं अपन और यहां पे कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, ये इसकी अक्ष है और इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि ये हमारे पास में जो कुंडली है ये YZ तल में रखी हुई है और ये इसकी जो अक्ष है ये X अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, तो इसके केंद्र से हम ये दूरी मान लेते हैं, कितनी है, माना ये दूरी X है। ठीक है, अब बायो सवार्ट का नियम जब अपने को अप्लाई करना होता है तो बायो सवार्ट का नियम में हमें किसी भी एक अल्पांश की आवश्यकता होती है, क्योंकि बायो सवार्ट का नियम हम किसी एक अल्पांश के लिए अप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसका इंटीग्रेशन करते हुए और पूरे कोई भी हमारे पास में चालक तार है, कुंडली है, उसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से यहां पर भी हम एक dl अल्पांश की कल्पना करेंगे। तो सपोज दैट ये हमारे पास में कोई एक dl लंबाई का अल्पांश है। अब इस अल्पांश के कारण इस P बिंदु पर अपने को क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा, ये जो कुंडली है इसमें करंट फ्लो हो रही है, हम ऐसा मान लेते हैं कि इसमें इस तरीके से ये करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, I धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहां पे अपन देखें तो इस dl अल्पांश के कारण इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस dl अल्पांश को यहां से इस बिंदु P से क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को dl अल्पांश से P बिंदु के बीच की दूरी चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये अपन ने इसको मिला दिया और सपोज ये जो वैल्यू है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी त्रिज्या की, तो ये त्रिज्या अपन मान लेते हैं कितनी है इसकी, कैपिटल R, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, ये जो चित्र आप लोगों को दिख रहा है ये 3D में है। हम इस तरीके से कुछ इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, देखो ये जो हमारे पास में है ये धारावाही एक कुंडली है, ठीक है ना, इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगी, इसकी अक्ष हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी अक्ष। इसकी अक्ष पर यहां पर अपने को क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहां पे एक अल्पांश लिया, ठीक है, और ये हमने दूरी ले ली r। ये दूरी कितनी हो गई x, ये कितनी है, कैपिटल R, और ये वाली दूरी कितनी हो गई, स्मॉल r। ठीक है, तो अब इस dl अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो बायो सवार्ट के नियम से dl अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, इस dl अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अपन कितना मानेंगे, dB। ठीक है, अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें अपन, तो देखो dB वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, μ0I/4π
डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे अपन बात करें डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच के एंगल की, तो हम ये देखते हैं कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। अब देखो आप यहां से इस चित्र में देखोगे डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में, तो आप हम यहां से नहीं समझ पाएंगे कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, क्योंकि ये चित्र क्या है, 3D में है। तो इसको देखो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारे पास में क्या थी, एक धारावाही कुंडली इस तरीके से, ठीक है, ये इसकी अक्ष हो गई। अब अपने को यहाँ पे P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये अपन ने R ले लिया, ठीक है। अब अपन डीएल अल्पांश की बात कर रहे हैं, तो देखो डीएल अल्पांश अपन कहां लेंगे, डीएल अल्पांश हम इस तरीके से, ये जो हमारे पास में कुंडली है, ठीक है, ये जो कुंडली है इसमें अपन ये डीएल अल्पांश लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो मैंने ब्लैक जो लगाया है ये अपन मान लेते हैं, मार्कर से निशान किया है, ये अपन मान लेते हैं डीएल अल्पांश है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अपन देखो ये देखें, ये तो हो गई किसकी डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, डीएल की। और यहाँ पे ये अपन क्या ले रहे हैं, सॉरी, ये तो क्या हो गई डीएल की डायरेक्शन, है ना। और यहाँ पे ये क्या ले रहे हैं अपन, आर। तो देखो इस आर को अपन कितना भी झुकाएं, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको कितना दिख रहा है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हमेशा ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो इसको अपन देखें तो इस तरीके से डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप, जब एक क्रॉस प्रोडक्ट को अपन सोल्व करते हैं तो इसका परिमाण गुणा इसका परिमाण और इन दोनों के बीच की ज्या यानी कि साइन थीटा, ठीक है। तो ये एंगल जो है कितना है, 90 डिग्री का है, तो डीएल साइन 90, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, डीएल, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1, ठीक है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू 0.4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमने डीएल अल्पांश के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला, म्यू 0 आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसके ठीक विपरीत दिशा में एक डीएल लंबाई का अल्पांश और लेते हैं, ठीक है। सिमेट्री से अपन देखें तो यहां से ये दूरी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, आर, ठीक है। तो ये डीबी डीएल डैश लंबाई का अल्पांश लेते हैं अपन, और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, डीबी डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो इस डीबी डैश की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। डीबी डैश की वैल्यू की बात करें तो डीएल डैश अल्पांश के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी डैश की बात करेंगे तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, सेम वैल्यूज आएंगी ये, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा डीबी डैश इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डीएल डैश अपॉन आर स्क्वायर, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो ये तो अपन ने निकाल दिया परिमाण। अब अपन बात करते हैं इनकी डायरेक्शन की, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होती है, और इनकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है चुंबकीय क्षेत्र की। तो हमें इस चित्र में डीबी और डीबी डैश की डायरेक्शन दिखानी है कि किस दिशा में होंगे ये, ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए ही हमने ये जो बायो सावर्ट का नियम है ये इस तरीके से सदिश रूप में प्रयुक्त किया है, ठीक है ना। हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते थे, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहां से देखो ये बात समझ में आ रही है कि ये जो डीएल वेक्टर और जो हमारे पास में आर कैप है या हम कहीं की आर वेक्टर है,
इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो अपने को मिल रहा है कितना, डीबी वेक्टर। ठीक है, तो कोई भी दो सदिश राशियों का जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उनका जो हमारे पास में आंसर आता है वो भी क्या होती है, एक सदिश राशि, तो वो जो आंसर आता है उस सदिश राशि की जो डायरेक्शन है इन दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। यानी कि इस डीएल वेक्टर की भी लंबवत होती है और इस आर वेक्टर या हम कहें इस आर कैप के भी क्या होती है, लंबवत होती है। तो अब अपन देखें इसको, तो फिर दोबारा से ये 3D में हम इसको देखेंगे इस तरीके से। ये हमारे पास में क्या है, कुंडली है, इसमें ये डीएल, ठीक है ना, ये हमने क्या ले लिया, ये आर इस तरीके से, ठीक है, ये दोनों क्या है, परस्पर लंबवत हैं, तो ये इसके लंबवत मिलेगा अपने को इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन मिलेगा, ये इस डायरेक्शन में लंबवत मिलेगा, यानी कि आर के परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो कोई भी दो सदिश राशियां जो होती हैं उनका अपन जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो भी एक सदिश राशि होती है, और उसकी डायरेक्शन अपन किस तरीके से ज्ञात करते हैं, हम ये बताते हैं कि वो जो दोनों सदिश राशियां थी, है ना, उनके परस्पर क्या होती है, वो लंबवत होती है। ठीक है, इस तरीके से अपन बताते हैं इसको। तो ये हमारे पास में ये क्या था, डीएल, और ये क्या है, आर, तो इसके लंबवत हो जाएगी, आर के लंबवत क्या हो जाएगा, डीबी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको दर्शाएंगे। ये भी 3D में जो है मिलेगा, लेकिन यहां से अपने को एक बात समझ में आ रही है कि ये जो आर है इसके अपने को लंबवत जो है डीबी वेक्टर बनाना है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से डीबी डैश की बात करें तो डीबी डैश इस आर के क्या होगा, लंबवत होगा, ये डीबी डैश वेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा अब अपन यहां पे ये जो अपन ने ओपी रेखा जो है, ठीक है ना, इसके अपन अभिलंब खींचना चाहें तो ये क्या हो गया, इसका विलंब हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब देखो सेम क्यों आएंगे, हम यहां पे देखें तो ओपी के ऊपर अभिलंब है ये। ठीक है, इसको अपन जैसे नाम दे दे कुछ भी, एन डैश नाम दे दे इसको, चलो ठीक है ना, एन डैश। ठीक है, तो ओपी के ऊपर अभिलंब है ये एनपी। ठीक इसी तरीके से ये हमारे पास में जो है इसके ऊपर अभिलंब ये है। ठीक है ना, तो ये हुआ इस तरीके से है कि जैसे ये हमारे पास में था, ठीक है, इसको दोनों को एक साथ इस तरीके से खिसका दिया, तो कहने का मतलब ये जो एंगल बनेंगे ना, ये क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। ठीक है, तो हम इस एंगल को मान लेते हैं कितना, एल्फा। कितना मान लेते हैं इसको, ठीक इसी तरीके से ये वाला एंगल भी कितना आएगा, एल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डीबी को और डीबी डैश को घटकों में वियोजित करेंगे। अब देखो डीबी को और डीबी डैश को जब अपन घटकों में वियोजित करेंगे तो दो घटक मिलेंगे, एक तो डीबी साइन एल्फा, तो इस डायरेक्शन में मिलेगा अपने को, और डीबी कोस एल्फा इस डायरेक्शन में। ठीक इसी तरीके से डीबी डैश साइन एल्फा इस डायरेक्शन में, और डीबी डैश कोस एल्फा इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अपन देखें, यदि हमारे पास ये हमने जो डीएल और डीएल डैश अल्पांश लिए हैं, इन दोनों की जो लंबाई है वो हम समान ले लें, तो समीकरण 1 और 2 से हमें पता चल रहा है, यदि dl इज इक्वल टू dl डैश, तो हमें क्या मिलेगा, db का जो मान है वो किसके बराबर मिलेगा, db डैश के बराबर मिलेगा। और यदि हम ऐसा लेते हैं तो db db डैश के बराबर, तो जब db और db डैश दोनों सेम हो जाएंगे तो देखो यहां से db डैश कोस एल्फा और db कोस एल्फा, ये दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा, सेम, और ये दोनों एक दूसरे के क्या मिल रहे हैं, विपरीत, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और हमें चुंबकीय क्षेत्र केवल किसके कारण मिलेगा, इस क्षैतिज घटक के कारण, यानी कि डीबी साइन एल्फा के कारण। अब देखो यहाँ पे अपन ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि क्षैतिज घटक हम जनरली किसको मानते हैं, कोस को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कोस नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, साइन वाला। डीबी साइन एल्फा और डीबी डैश साइन एल्फा के कारण अपने को क्या मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे
कि भाई dB और dB डैश का जो परिमाण है वो क्या है, सेम है। तो इस तरीके से ये जो dB कोस अल्फा और dB डैश कोस अल्फा ये तो एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं। क्यों निरस्त हो जाते हैं? क्योंकि इनका परिमाण समान है और दिशा परस्पर क्या है, विपरीत है। ठीक है, लेकिन अपने को चुंबकीय क्षेत्र जो है वो केवल इन क्षैतिज घटकों के कारण, या हम कहें कि साइन वाला जो घटक है उसके कारण प्राप्त होगी। तो हम क्या कर देंगे, इन घटकों का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इस तरीके से हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा। तो देखो किस तरीके से, अब मेरे को यहां से ये रफ करना पड़ेगा। ठीक है, अतः संपूर्ण कुंडली के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे मिलेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र अपने को, हम क्या करेंगे, dB साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अच्छा dB की वैल्यू अपन ने निकाली थी म्यू 0 IDL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ये मान रखेंगे यहां पे, dB का मान म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर साइन अल्फा। चित्र में साइन अल्फा की वैल्यू देखें अपन, तो देखो यहां से ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है एंगल, समकोण है ये। ठीक है, अल्फा के सामने ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या है, कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा यानी कि साइन अल्फा है, यहाँ पे अल्फा एंगल है, तो साइन अल्फा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण यानी कि कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ठीक है, साइन अल्फा का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। लाल बटा कक्का से साइन अल्फा की वैल्यू निकाली अपन ने, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। अल्फा के सामने ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। साइन अल्फा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा R और कर्ण क्या हो जाएगा, स्मॉल r। ठीक है, अब ये वैल्यू भी इसमें पुट करें अपन, तो देखो B इज इक्वल टू म्यू 0 IDL 4 पाई R स्क्वायर, और साइन अल्फा की वैल्यू रखी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ठीक है, अब देखो ये R क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट को सब अपन इस इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, तो देखो म्यू 0 I ये कैपिटल R 4 पाई R क्यूब, केवल इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, dl। ठीक है, अब इस dl की वैल्यू की बात करें अपन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl हमें अच्छे से पता है, पिछले डेरिवेशन में भी अपन ने लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ dl की वैल्यू क्या होगी भाई, ये जो कुंडली है, ठीक है, इस कुंडली पर अपन ने एक छोटा सा अल्पांश लिया है dl, और इन सभी अल्पांशों को अपन मिला देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगी, ये परिधि मिलेगी। और इस कुंडली की जो परिधि है वो कितनी होगी, 2 पाई r। ठीक है, r कितना है, कैपिटल R, तो ये मान आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R। यहां पे जब अपन रखेंगे इसको, तो b का मान म्यू 0 I R 2 पाई R बटा में 4 पाई R क्यूब। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल होगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको सोल्व करके लिखता हूं म्यू 0 I R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब। ठीक है, अब देखो स्मॉल r की वैल्यू भी हम इससे निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये जो हमारे पास में समकोण त्रिभुज है, इसमें स्मॉल r क्या है, कर्ण है, कैपिटल R लंब, और ये x जो है वो क्या है,
आधार है, तो इस तरीके से स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। तो देखो आर का मान क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। और आर क्यूब की जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दोनों तरफ क्यूब कर दिया अपन ने। तो ये हमारे पास में बी की वैल्यू आई μ0 आई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यह आ गया संपूर्ण धारावाही वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये जो हमने कुंडली ली है इसमें फेरों की संख्या कितनी हो, n हो इसमें फेरों की संख्या, तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये तो एक फेरे के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आया है, यदि इसमें n फेरे होंगे तो इस चुंबकीय क्षेत्र के मान को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब b का मान कितना हो जाएगा भाई, μ0 NIR स्क्वायर बटा में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो यहां पे अपन कुछ कंडीशन इसमें अप्लाई करें। ये हमारे पास में फॉर्मूला है b इज इक्वल टू μ0 NIR स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना। तो यहां से यदि x इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तब b का मान कितना आएगा, μ0 NI आर स्क्वायर 2, इसको 0 ले लिया अपन ने तो आर स्क्वायर प्लस 0 इसकी पावर 3/2। तो यहां से b इज इक्वल टू μ0 NI आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया, आर क्यूब। ठीक है ना। चलो यहां लिख देते हैं b इज इक्वल टू μ0 NI आर स्क्वायर बटा में 2r क्यूब। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक आर बचेगा यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू μ0 NI अपॉन 2r। ठीक है। b का मान कितना हो गया, μ0 NI अपॉन 2r। ठीक है। तो ये क्या आ गया, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। पिछले वीडियो में अपन ने ये निकाला था, b इज इक्वल टू μ0 NI अपॉन 2r। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 0 की कंडीशन इस फॉर्मूले में अप्लाई करके अपन केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। और क्या इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, देखो यदि ये जो हमारे पास में x का मान है, ये जो दूरी है, ये इस r की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी हो, यानी कि हम कुंडली तो ले छोटी सी और पॉइंट ले ले बहुत दूर। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे फिर, आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानेंगे। नगण्य मानने पर, ठीक है, तो यहां से b इज इक्वल टू μ0 NI आर स्क्वायर बटा में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये था हमारे पास में। इस आर स्क्वायर को अपन नगण्य मानेंगे 0। ठीक है ना। अच्छा, इस आर स्क्वायर को 0 नहीं मानना है। कौन से को 0 मानना है, नीचे वाले को, क्योंकि ये जो आर स्क्वायर है
ये जीरो नहीं है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर की तुलना में जीरो है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ये लगभग जीरो के बराबर हम इसकी तुलना में मान सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं करना, अगर यहाँ पे जीरो कर देंगे तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर बटा में 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास में मान है म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, और इस कंडीशन के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारे पास में है म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x। अब अगली कंडीशन देखते हैं। यदि x का जो मान है वो किसके बराबर हो, r/2 के बराबर हो। ठीक है, ये जो हमने x लिया है ये किसके बराबर हो, r/2 के बराबर हो। ठीक है, यानी कि इस कुंडली की अर्ध त्रिज्या के बराबर हो, तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा, म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर बटा में 2 आर स्क्वायर प्लस में इस x की जगह r/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 5r स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। देखो 3/2 पावर को जब अपन खोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एक बार तो अपने को उसको ऐसा कैसा लिखना है, एक बार उसको रूट में लिखना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो किस तरीके से, b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर 2 5r स्क्वायर बटा 4, और एक बार इसको लिखना है रूट में 5r स्क्वायर बटा में 4। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो देखो b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर 2 ये 5r स्क्वायर अपॉन 4 रूट 5r बटा में 2। ठीक है, b का जो मान है 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 रूट 5 अपॉन 4 ये r क्यूब हो गया। नहीं देखो r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं अपन, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहां से ये जो मान है वो कितना आएगा, देखो 4 म्यू नॉट एन आई, ये 4 ऊपर चला गया, म्यू नॉट एन आई और 5 रूट 5r। ठीक है, x इज इक्वल टू r/2 पर हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया, 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5 रूट 5r। ठीक है, अब लास्ट में अपन इसके ग्राफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखो हम ग्राफ खींचना चाहते हैं किसके बीच में, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है और ये इसका सेंटर है और ये दूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुंडली है, इसके सेंटर से इधर भी दूरी ले सकते हैं अपन और इधर भी ले सकते हैं, तो बीच में सेंटर मान लिया अपन ने। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब देखो हमने अभी देखा था कि केंद्र पर अपन ने जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था, बी सेंटर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में ये मान आया था। तो हमने ये देखा कि ये मान जो है मैक्सिमम है, फिर r/2 पर मान अपने को कम मिलता है, फिर और ज्यादा कम हो जाता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहां पे। ठीक है, और फिर उसके बाद में इस तरीके से ये जो वैल्यू है ये किसके ऊपर है, r/2 के ऊपर। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, सॉरी -r/2 प्लस r/2। ठीक है, ये मैक्सिमम बी सेंटर पर। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से अपने को मिलेगा। देखो यहां पे
ये जो पॉइंट P1 और P2 हैं, इन पॉइंट P1 और P2 को अपन क्या कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास में वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, तो इसमें अपन ने ये चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला और इसमें अलग अलग कंडीशन, इस फॉर्मूले में अलग अलग कंडीशन अप्लाई करते हुए हमने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया। जब कुंडली बहुत छोटी हो और पॉइंट बहुत दूर लिया हो हमने, तो उस कंडीशन में अपन ने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया। ठीक है, और एक इस कुंडली की अक्ष पर इसकी अर्ध त्रिज्या के बराबर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया, यानी कि हमारे पास में जब x = r/2 था, तब हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया वो भी हमने इस फॉर्मूले से देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना बायो सावर्ट का सेकंड जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे